हॉस्पिटल में बिल्डिंग बना दिया गया। हाँ। लेकिन डॉक्टर ही नहीं। आप तो हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो आप मतलब कुछ नहीं कर। क्योंकि मैं जब काम करना शुरू किया तो हमको तुरंत हटा के वहाँ पूर्णिया और सहरसा का कमिश्नर बना दिया, क्योंकि कभी जांच आता ही नहीं। वो सीओ के विरुद्ध जांच आएगा और हम डीएम को भेजेंगे, डीएम एसडीओ को भेजेगा, एसडीओ उसी सीओ को भेज देगा और सीओ बांध के रख देगा। तो बाप रे बाप, डीएम तो सब सीएम से जुड़ा हुआ आदमी रहता है, तो हमरे बदली करा देगा। अच्छा। तो हम कहे कि देखिए, कुर्सी का मोह अगर रखिएगा तो काम नहीं कर पाइए। कि पूर्णिया सिविल सर्जन का मैं एक बार इंस्पेक्शन किया, तो उन्होंने टेंडर अपने पुत्र को दे दिया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो एक स्टाफ बोल दिया कि तो उन्हीं का लड़का है। हम कह रहे कोई भी अधिकारी किसी कुर्सी पर बैठे हुए अपने पुत्र को उपकृत नहीं कर सकता। भले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एफआईआर उस समय नहीं किया और वो मामले को स्वास्थ्य विभाग भेज दिया, और स्वास्थ्य विभाग भी उस पर एफआईआर नहीं किया। क्यों? तो एक जेल था मधेपुरा, हाँ। जिसकी कैपेसिटी 300 व्यक्ति की, अच्छा। और वहाँ कैदी थे 1200। कैदी को न सोने का जगह है न बैठने का जगह। गजब स्थिति मैंने पाया। मैंने डीएम को कहा, हाउ कैन यू सी दैट मैटर? उन्होंने कहा, सर मैं देख लेता हूँ। आप जब मैं आया हूँ तब देख लेते हो, इसको ट्रांसफर करो, दूसरे जेलों में भेजो। नहीं हो रही। हम क्या, आप डीएम हो, आप जमीन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छा है आकाश जी। जब आप पूर्णिया में कमिश्नर बने थे तो वहाँ पे कभी ऐसा हुआ आप कुछ करने गए फिर आपको रोक दिया गया? देखिए, कमिश्नर के रूप में ऑथोरिटी बड़ी होती है। हाँ। वहाँ रोकने वाले कोई होते नहीं। वो सिक्योरिटी से ज़्यादा होती है। हाँ, मैंने फील्ड में उनका मैंने अंतिम पोस्ट माना जाता है आईएएस का। अच्छा। उसके बाद जो भी पोस्ट है सो सचिवालय का पोस्ट। हाँ। कमिश्नर के रूप में मैंने 2 प्रयोग अच्छे किए, जिसका रिजल्ट भी हमने देखा। पहला प्रयोग हमने किया कि जो भी कंप्लेन आता था मेरे पास, वो मैं कभी नीचे जांच में किसी ऑफिसर को नहीं भेजते थे। यस। उसमें मैं संबंधित ऑफिसर को नोटिस देके बुलाता था कि इसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के साथ 15 दिनों के बाद आप आके एक्सप्लेन करें, और कंप्लेनेंट को भी मैं बुलाता था। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि 90% काम ऑटोमेटिक हो जाता था, क्योंकि बिहार सरकार में संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप किसी ऑफिस में जाइए, किसी कार्यालय में जाइए, बिना रुपए का काम नहीं होता। हाँ, और हम लोग भी अब ये सोचने को विवश हो गए हैं कि रुपया नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो जैसे ही उसको होता था कि हमको कमिश्नर साहब के समक्ष जाना है, तो 90% काम करके ही आते थे। इसका एक बेस्ट रिजल्ट। भले हमको स्ट्रेस ज़्यादा होता था, ज़्यादा बैठना पड़ता था, ज़्यादा सुनना पड़ता था, और 10% मामले में हम अपना डायरेक्शन देते थे। जहाँ लगता था कि अब ऑफिसर बदमाशी कर रहे हैं, ऑफिसर काम में बाधा डाल रहे हैं, काम जेन्यून है, वहाँ मैं डायरेक्शन देता था। दूसरा प्रयोग मैंने किया वहाँ कि मैं 7 जिले मेरे साथ थे, 2 कमिश्नरी थे। अच्छा। 7 जिला में कम से कम एक बार किसी न किसी कार्यालय का इंस्पेक्शन किया करते थे, और उसमें अपर कार्यालय का करते थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय, डीडीसी, एडीएम, सिविल सर्जन, जेल। हाँ, जेल का भी हम 7 जेल का इंस्पेक्शन किया। अच्छा। 7 सिविल सर्जन का मैंने इंस्पेक्शन किया, 7 डीएम का मैंने इंस्पेक्शन, 7 डीडीसी का मैंने इंस्पेक्शन किया, और उन्हें भी निर्देश दिया कि आप भी नीचे जाओ, देखो कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आप ऑफिसर। मोनोटोनस व्यवस्था हो गई है। सब ऑफिसर करता क्या है कि नौकरी मिल गई, बढ़िया सुविधा मिल गई, आनंद कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ये मौज करने का कुर्सी नहीं है, ये जनसेवा की कुर्सी है। आप सरकारी सेवक हैं, आप प्रजा के पैसे का, टैक्स के पैसे से अपना पे लेते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। मैंने ये 2 प्रयोग वहाँ किया, और ये 2 प्रयोग का बहुत अच्छा रिजल्ट। एक बहुत फनी बात आपसे बता रहा हूँ मैं, कि एक बार मैं 7:30 बजे तक कार्यालय में बैठता था सामने, और ओपन टू ऑल कोई भी हमसे मिल सकता था। एक 7 बजे एक महिला कटिहार की आई, हमारा प्यून उसके कहा कि साहब तो अब नहीं मिलेंगे, अब तो 7 बज गया। वो महिला बहुत प्रताड़ित थी। उन्होंने कहा कि आप मेरा पुर्जी दे दो, साहब नहीं मिलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं काम कर रहा था, अंदर पुर्जी आया, मैंने उसे बुला लिया। वो महिला आई, अपने पिताजी के साथ थी।
मैंने पूछा कि क्या बात है, आप इतना लेट से आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट में डेथ हो गया 1 साल पहले, और डेथ के बाद मेरे जो देवर हैं वो पत्रकार हैं, कटिहार के बड़े पत्रकार थे, जिनका डीएम, एसपी या स्थानीय व्यवस्था के साथ हाई लॉबी में रहते थे। उन्होंने इसको भगा दिया घर से। तो ये जद्दोजहद कर रही थी कि किसी तरह हमको रहने का वहाँ जगह, चूंकि इसको एक बच्चे भी थे। मैंने कहा कि कोई आवेदन आप लाया है? तो जी। तो आवेदन पर मैंने लिखा कि संबंधित एसडीएम, संबंधित डीएसपी, संबंधित डीसीएलआर इस पूरे मामले की गहन समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए और नियमों का अनुपालन करते हुए कार्यान्वयन के बाद मेरे समक्ष उपस्थित हो। जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग जाके देखे कि नहीं, इसका तो हक है, भाई था तो हक है। उस घर में उसको स्थापित कराए और स्थापित करा के उसको हक दिलाया। और हमारे समझ जब आए तो कहे कि सर ये कंप्लायंस हो गया। आज इस कोई देखता नहीं। कोई हमारे जूनियर ऑफिसर कमिश्नर बने तो उन्होंने, हम नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हमसे फ़ोन से कहा कि सर आपका पूर्णिया में बड़ा नाम था, कोई टिप्स बताइए कि मैं भी कुछ अच्छा काम कर सकूं। मैं कहे कि आप 2 काम पहले शुरू कर दीजिए। क्या? कहे कि आवेदन जो भी कंप्लेन आपके यहाँ आता है उसको नीचे जांच में कभी मत भेजिए, क्योंकि कभी जांच आता ही नहीं। वो सीओ के विरुद्ध जांच आएगा और हम डीएम को भेजेंगे, डीएम एसडीओ को भेजेगा, एसडीओ उसी सीओ को भेज देगा और सीओ बांध के रख देगा उसको। तो मैंने कहा कि आप सुनिए। तो कहे कि बड़ी समय लगेगा। हमके काम तो करना पड़ेगा। तो प्रयास करूंगा। हम कहा दूसरा सर, हम कहे कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस का इंस्पेक्शन। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, डीएम तो सब सीएम से जुड़ा हुआ आदमी रहता है, तो हमरे बदली करा देगा। अच्छा। तो हम कहे कि देखिए, कुर्सी का मोह अगर रखिएगा तो काम नहीं कर पाइएगा। हाँ, उन्होंने काम किया या नहीं किया ये तो वो जाने, लेकिन मैंने उन्हें सलाह दी थी और इसका मैंने प्रयोग किया। जो लगा कि नहीं ये रिजल्ट है, डिलीवरी सिस्टम है ऑफिसर का। और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बड़ा सजग रहते थे किसी मामले को सुलझाने के लिए कि कहीं कमिश्नर साहब के यहाँ नहीं चल जाए मामला। तो काम बड़ी त्वरित गति से होने लगा। इसलिए हर शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी को काम करना होगा। वही लोग काम नहीं कर पा रहे और नीचे वाला जो है वो हर जगह गड़बड़ करने में लगा हुआ, पैसे वसूलने में लगा हुआ, लोगों को परेशान करने में लगा हुआ, अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ। अरे सर, इतनी अच्छी परीक्षा से आए हो, इतनी अच्छी योग्यता प्राप्त करके आए हो, ठीक है कुछ जीवन भी जी लो, लेकिन कुछ काम भी करो, कुछ डिलीवरी भी दो। तो ये काम मैंने वहाँ किया। तो आपके इंस्पेक्शन में कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई काम चोरी कर रहे होंगे? हाँ, बहुत जगह हुआ। अच्छा, मैंने देखा कि पूर्णिया सिविल सर्जन का मैं एक बार इंस्पेक्शन किया था। पूर्णिया सिविल सर्जन एक टेंडर किए थे बाइक खरीदने का, मोबाइल बाइक उसको कहते थे। उन्होंने टेंडर अपने पुत्र को दे दिया था। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? तो संयोग से सिविल सर्जन साहब कहीं इधर उधर चले गए थे, तो एक स्टाफ बोल दिया कि तो उन्हीं का लड़का है। हम कह रहे दिस इज वेरी रॉन्ग। कोई भी अधिकारी किसी कुर्सी पर बैठे हुए अपने पुत्र को उपकृत नहीं कर सकता। हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एफआईआर का आदेश दिया। भले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एफआईआर उस समय नहीं किया और वो मामले को स्वास्थ्य विभाग भेज दिया और स्वास्थ्य विभाग भी उस पर एफआईआर नहीं किया। क्यों? स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि तब तक वो रिटायर कर गए। 6 दिन 24 को हम कर रहे थे, 30 को वो रिटायर कर गए। तो कहा कि एफआईआर से बदनामी होगी सरकार की, सो अब इस पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हम चलाएंगे। हम कहे एज यू लाइक, इट इज योर डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट भी उस पर विभागीय कार्रवाई चली। अब गॉड नोज क्या हुआ नहीं हुआ वो डिपार्टमेंट, लेकिन ऐसा मैंने पाया, बहुत जगह पाया। तो ये डीएम ने क्यों नहीं एफआईआर किया? डीएम को क्या दिक्कत थी? डीएम को देखिए, जब कोई जुड़ा होता है ना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ स्लैकनेस हो जाता है। और कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ काम चोरी पकड़ाए गए हो?
काम चोरी के जैसे जैसे जेल का हाँ। हमने इंस्पेक्शन किया, जेल का इंस्पेक्शन 7 जेल का किया। हम्म। तो एक जेल था मधेपुरा, हाँ। जिसकी कैपेसिटी 300 व्यक्ति की, अच्छा। और वहाँ कैदी थे 1200। अब कैदी को न सोने का जगह है न बैठने का जगह। वाह। गजब स्थिति मैंने पाया। मैंने डीएम को कहा कि इट इज योर कंट्रोल हाँ। एंड हाउ कैन यू सी दैट मैटर। तो उन्होंने कहा सर मैं देख लेता हूँ। कि आप जब मैं आया हूँ तब देख लेते हो, इसको ट्रांसफर करो, दूसरे जेलों में भेजो। हाँ। अगर आप आपके जिले में नहीं है तो आप आईजी जेल को दो, हम्म। ताकि वो अन्य जिलों में इसको ट्रांसफर करें। हम्म। कैदी को इस तरह से तो आप नहीं रख सकते कि कैदी मर जाए। अब जैसे वहाँ सरकार चाह रही थी कि कोई बड़ा जेल बना दे, हम्म। जमीन की व्यवस्था उनसे नहीं हो रही। हम कि आप डीएम हो, आप जमीन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब है नहीं, सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह अपना समय निकालें, पीसफुली अपना नौकरी बचा लें, चले जाएं। वही। डिलीवरी कैसे होगा इस पर कोई ध्यान देता। कुछ हाँ। अधिकारी देते हैं, जो अधिकारी देते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी होती है क्षेत्रों में। अब जरूरत वैसी है, क्योंकि प्रजातंत्र में हम जी रहे हैं। प्रजातंत्र में कहता है कि पूरा तंत्र प्रजा के लिए काम कर रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टी व्यवस्था हो गई है। पूरा तंत्र का नियंत्रण प्रजा पर हो गया। ये तंत्र क्या है, ये पूरे सिस्टम क्या है? डीएम हैं, एसपी हैं, थानेदार हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड तंत्र। और ये तंत्र देखिएगा कि पूरा तानाशाही में लगा। उसका कारण क्या है? मुट्ठी भर लोग, बालू माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया, गुंडे, मवाली, ये सब का हर जगह एक राज हो गया। और पॉलिटिक्स में भी वही लोग ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में धन बना ले रहे हैं। और पॉलिटिक्स में धन का बड़ा रोल हो गया है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? इलेक्शन का जो बॉन्ड में करोड़ों करोड़ रुपया ले लिए चंदा, विधायक को खरीद के रिजाइन करा देते हैं, सरकार बदल देते हैं। ये तो तानाशाही का दूसरा रूप है। मैं तो इनके सारे वर्किंग को जब देखता हूं तो हम हिस्ट्री के भी विद्यार्थी रहे हैं कि इनका पूरा काम हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहा है, कि झूठी बात को इतनी दोहराओ कि लोग को सही मालूम पड़ने लगे। अरे हिटलर ने एक झूठा प्रचार मंत्रालय ही बनाया था अपने देश में। तो यही स्थिति है यहाँ। ठोस बात करने की जरूरत है सरकार, विकास और मुद्दे की बात करने की जरूरत है। और जो प्लान लेके आप जनता के बीच आ रहे हैं उसका या तो कार्यान्वयन कीजिए। कार्यान्वयन में कठिनाई है तो आप जनता से हाथ जोड़ के बताइए कि हमको एक और मौका दीजिए। ये सिस्टम संविधान का जो लाया गया कि एक आदमी 20 बार सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। एक व्यक्ति दोबारा सीएम और पीएम नहीं बन सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। तब वो जो काम करेंगे वो सेल्फलेस काम करेंगे। ऐसे उन्हें हमेशा लगा रहता है कि फिर अगली बार हम पीएम बनेंगे, अगली बार सीएम बनेंगे। आज बिहार में क्या स्थिति है? नीतीश जी ने बिहार को तो गर्त में डाल दिया। कभी ये पल रहा, कभी वो पल रहा। अरे आपको क्या चाहिए? केवल कुर्सी चाहिए? इस तरह से थोड़े होता है। मोदी जी को क्या चाहिए? पूरे सोसाइटी को धर्म में उलझा के रख दिए। स्वाभाविक है कि 80-20 का खेल है। 80 हिंदू है, 20 वो है। कभी सत्ता से ही उतरेंगे ही नहीं। विकास और मुद्दा पीछा हो गया। लोग धर्म की बात कर रहा है, ठीक है। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर बन गया। शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते? नल का जल देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार की थी, सब बेकार पड़ा हुआ। एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी मुखिया को देते हैं, कभी पीएचईडी को देते हैं। जहां भी गांव में जाते हैं 2-3 कॉमन इशू है। नल का जल सर, पानी नहीं मिल रहा है इस गर्मी में। क्या स्थिति है? हमने इंजीनियर चीफ को बताया, क्या भाई क्या इसमें सोचते? सर पहले मुखिया जी को दिया गया था, मुखिया जी सब गड़बड़ा दिया सर। सो अब तो हम लोग पीएचडी ले लिए हैं सर, टेंडर कर रहे हैं सर, हो जाएगा। हम क्या हो जाएगा, लेकिन ये गर्मी में तो आप गरीब को मार रहे हैं। उसको पानी नहीं मिल रहा। अमीर तो कहीं न कहीं से एंजॉय कर ले रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना,
जो नीडी पीपुल है उसको नहीं मिलता, जो दलाल को पैसा दिया उसको मिल जाता है। बहुत गरीब ऐसे हैं जो किसी भिंड पर बसे हुए हैं, बांध पर बसे हुए हैं, या मालिक के खेत में बसे हुए हैं। सरकार की एक योजना है कि उसे 2.5 डिसमिल जमीन दिया जाए, तो उसके 10 डिसमिल जमीन देने की जरूरत। जो छोटी छोटी योजनाएं चलाई गई उसका लगता है या तो मूल्यांकन नहीं करता है, या मूल्यांकन करता है फिर मूल्यांकन के बाद उसका रिफॉर्मेटिव कार्यान्वयन नहीं होता। ये सब अब जरूरत है करने की, अदरवाइज बड़ा मुश्किल समय आ गया, बहुत दिक्कत हो गई। अमीर तेजी से अमीर हो रहा है, गरीब तेजी से गरीब हो रहा है। 10% आज व्यक्ति के पास देश की 90% प्रॉपर्टी आ गई, और 90% के पास मात्र 10% प्रॉपर्टी है। उस 90% में सारे ब्यूरोक्रेट। लोग समझते हैं कि जो नौकरी कर रहा है बड़ा आनंद में चला गया, ऐसी नहीं है। वो अपर मिडिल क्लास की श्रेणी में आ गया है, लेकिन वो उस 10% की श्रेणी में वो सारे कॉरपोरेट, और जो पीएम या तो पीएम के साथ खेलते हैं या सीएम के साथ खेलते हैं, उनको लाभान्वित करते हैं और बदले में सिस्टम से उनको लाभान्वित किया जाता है। अडानी का इतिहास पढ़िए, अडानी ने कब जन्म लिया, कब ये देश का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हो गया। ये पूरी की पूरी देन मोदी जी का है। अच्छा, हाँ। पूरी की पूरी देन मोदी जी 14 में जो अब आए, पहले ये सीएम थे गुजरात के, ये गुजरात के रहने वाले हैं, उस समय से इनका कोलैबोरेशन चल रहा है। तो मोदी जी को हवाई जहाज का पूरा खर्चा अडानी ने उठाया, पूरा प्रचार तंत्र उन्हीं के हेलीकॉप्टर से वो किए। तो मान लीजिए हम आज इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप 5 गाड़ी से हमको मदद कीजिएगा, तो इलेक्शन के बाद हम भी तो कुछ न कुछ आपको काम रहेगा तो मदद करेंगे, ह्यूमन नेचर। तो वही मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लेकिन वो जिस सपना को लेके आए थे, जिस वादे को लेके आए थे कि हम गरीब की मदद करें, गरीब की मदद को कहाँ रहे। अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन कहाँ, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए। वो समझिए ना कि हम लोग जितना देरी में बात कर रहे हैं उतना देरी में वो लोग 10 करोड़ रुपया कमा लिया होगा। आप एक हल्लो करते हैं तो वहाँ, और यहाँ करोड़ों हल्लो 1 सेकंड के अंदर होता, उतना रुपया वहाँ चला जाता। मैं नहीं कहता हूं कि उसको आप भगा दीजिए, लेकिन आप गरीबों के पॉकेट में पैसा डालिए, आप किसानों के पॉकेट में पैसा डालिए, आप किसानों को उन्नत करने की व्यवस्था कीजिए। तो ये क्या करते हैं, गिफ्ट सिस्टम लागू कर दिए। 5 किलो अनाज में गरीब खा के सोए रहो, और 6,000 सम्मान योजना में किसान खा के सोए रहो। इससे देश चलने वाला है क्या? अरे उसके बेटे को शिक्षित करना होगा, उसके बेटे को जोग बनाना होगा, क्वालिटी एजुकेशन देना होगा। वो अगर बीमार पड़ा तो मैंने उसका अधिक अच्छा इलाज कराना होगा। वो अगर बेटा अगर अच्छा निकला तो रोजगार देना होगा। मैं मानता हूं कि आप सबको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन अगर शिक्षा दे दीजिएगा तो पूरे वर्ल्ड में वो फैल जाएगा, दूसरे देश में भी रोजगार खोज लेगा, शिक्षा रहेगा। और तब विश्वगुरु का सपना बनना का ये देश जब देख रहा, तब ये विश्वगुरु जरूर हो जाएगा। आबादी में बड़ी ताकत होती है, ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ताकत होती है, लेकिन शिक्षित ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। आज बहुत सारे देश मॉरिशस और हैं जिसमें बिहारी जाके वहाँ राज कर रहे हैं। तो यही बिहारी सब फैल जाएगा, आपका इंडियन सब फैल जाएगा, दूसरे दूसरे राज्य के लोग सब विदेशों में फैल जाएंगे, तब विश्वगुरु का सपना साकार हो। अब उसकी जरूरत है। तो सर आप मतलब पहले आईएएस अफसर थे, तो आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया, और उसमें भी कांग्रेस? मतलब आईएएस ऑफिसर के रूप में मैंने बिहार सरकार में और भारत सरकार में लगभग 34 साल सेवा की। 34 साल सेवा करने के दौरान विभिन्न आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, टेक्निकल परिवर्तन जीवन में आए, लेकिन एक परिवर्तन नहीं आया, वो गरीबों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। अच्छा। वो हमें कभी न कभी सालता था, कभी न कभी लगता था कि मैं अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाया। मैं लखीसराय ज़िले के बरहिया का रहने वाला हूँ, और मैं वहाँ लगभग बीएनएम कॉलेज से बीए तक की शिक्षा दीक्षा वहीं से प्राप्त की। गांव के परिवेश में रहा, ग्रामीण परिवेश को देखा, गरीबी को देखा। एक किसान परिवार से मैं आता था, कृषकों की समस्या को भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो मुझे लगा कि अब रिटायरमेंट के बाद जन सेवा, सामाजिक सेवा में अब आना चाहिए।
तो मैंने कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मूल कारण ये है कि अभी जो वर्तमान एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार है वो झूठे वादों पर टिकी हुई है, जुमलों पर टिकी हुई है, झूठे बहाने। जब मान लीजिए कि मोदी जी कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक को एक नंबर स्टेट बनाएंगे, जब आंध्रा जाएंगे तो आंध्रा को एक नंबर स्टेट, अभी बिहार आएंगे तो बिहार को एक नंबर स्टेट बनाएंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म और जाति से राजनीति को दूर रखना चाहिए। राजनीति विकास और मुद्दे के बीच आना चाहिए। विकास और मुद्दा जो जेन्युइन इशू है गांव का, वो बहुत दूर छूटता जा रहा है। बेसिक है यहाँ शिक्षा। गरीब के बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। बिहार देश में 28वां राज्य है शिक्षा के मामले में। स्वास्थ्य की स्थिति भी उतना ही खराब है। कहीं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक में मस्त रहते हैं। दवाई सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसका भी दुरुपयोग होता है। मैं तो हेल्थ सेक्रेटरी भी रहा हूँ और हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में भी मैंने देखा कि स्वास्थ्य विभाग में अरबों रुपया खर्च करके भी एंड ऑफ द पीपल को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। रोजगार, जब बच्चे जो पढ़ जाते हैं रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। नतीजा क्या हुआ कि बिहार मजदूरों का प्रदेश बनकर रह गया। यहाँ लगभग 14 करोड़ आबादी आज के डेट में है और 2 करोड़ आबादी पलायन कर गया है रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में। आज जब अन्य राज्यों से हम अपनी तुलना करते हैं तो बहुत पीछे हैं। मान लीजिए गुजरात का ही ले लीजिए, जहाँ के पीएम मोदी हैं। 6 करोड़ लगभग उनकी आबादी है और 6 लाख करोड़ का उसका आम बजट है। हमारी आबादी 14 करोड़ है और 3,22,000 करोड़ का मेरा बजट। कहाँ से हम अचीव कर पाएंगे? बिहार जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुआ करते थे और उस समय बिहार की प्रगति बहुत तीव्र गति से हो रही थी। अन्य राज्यों की तुलना में ये चौथा प्रोग्रेसिव स्टेट हुआ करता था। यहाँ उद्योगों का जाल बिछाया गया था उस समय। पहला यह प्रदेश था जहाँ फर्टिलाइजर फैक्ट्री सिंदरी में लगी थी। पहला यह प्रदेश था जहाँ स्टील फैक्ट्री बोकारो में लगा था। पहला यह प्रदेश था जो रेल सड़क पुल हाथीदह में बनाया, मुकामा पुल जिसके नाम से। यहाँ HEC हटिया बनाया गया, 3 विश्वविद्यालय बनाया गया, 2 कृषि आपका सवार और पूसा बनाया गया। मैंने गजब की प्रगति और गजब का विजन उनका था। बहुत छोटा बजट में इतनी तीव्र गति से काम हो रहा। फिर बिहार को किसकी नज़र लग गई कि उनकी मृत्यु के बाद बिहार पिछड़ता ही चला गया। कांग्रेस राज में भी और उसके बाद आरजेडी का शासन रहा और 20 साल जो नीतीश जी का शासन रहा, ये कंस्ट्रक्शन का काल रहा। इन्होंने, चूंकि ये बेसिकली बेसिकली इंजीनियर, तो इंजीनियर को सोच कंस्ट्रक्शन पर ही ज़्यादा है। अच्छा। तो इन्होंने रोड बनाया, बिल्डिंग बनाया, लेकिन मानव का विकास नहीं कर पाए। मानव का विकास का जो इंडेक्स है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ये सब मुद्दे पीछे छूट गए। हॉस्पिटल वगैरह नहीं, मतलब उतना फैसिलिटी है? हॉस्पिटल में बिल्डिंग बना दिया गया, लेकिन डॉक्टर ही नहीं। आप तो हेल्थ सेक्रेटरी थे, तो आप मतलब कुछ नहीं कर सकते थे? हम तो हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में मात्र हमें 4 महीना काम करने का मौका था। क्योंकि मैं जब काम करना शुरू किया तो हमको तुरंत हटा के वहाँ पूर्णिया और सहरसा का कमिश्नर बना दिया गया। काम करना शुरू कर दिया? काम करना मैंने शुरू किया था। अच्छा, कैसा? मैं इसमें परिवर्तन करना चाहता था, क्रांतिकारी परिवर्तन हम करना चाहते थे। लेकिन इसके जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो चाहते नहीं हैं कि इसमें परिवर्तन हो। वो तो इस पूरी व्यवस्था को लाचार, बेबस करके रखती है। इस तरह से सिस्टम नहीं चल सकता। सिस्टम डिलीवरी सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। डिलीवरी सिस्टम की, जिस सिस्टम में हम करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसका डिलीवरी पॉइंट में हो रहा है क्या? यहाँ तो आप चल जाइए, किसी हॉस्पिटल में चल जाइए, अगर आपको पैरवी नहीं है तो इलाज नहीं होगा, कोई परिचय नहीं है तो इलाज नहीं होगा। अब पैसा अगर गरीब के पास नहीं है तो मरना उसका तय है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ तो लूट है। आप यहाँ से जाइएगा, चारों तरफ रोड में घूम लीजिए, खाली प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्यों है? क्योंकि हमारा सरकारी हॉस्पिटल मृतप्राय अवस्था में आ गई। जिस सेक्टर का सरकारी
व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, वो प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग हो जाता है। ये स्थिति अभी स्वास्थ्य के मामले में। तो बजट तो आता होगा ना ये सब के लिए? बजट आता है, बजट में बिल्डिंग बन जाते हैं, हम्म सामान खरीदा जाते हैं, हम्म डॉक्टर और स्टाफ लोग पेमेंट लेते हैं लेकिन घर पर ही रहना चाहते हैं। अच्छा। मैंने देखा कि 700 डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई करीब कितने सालों से चल रही है, उसको कंक्लूड लोग नहीं करता, जबकि 6 महीना में उसको कंक्लूड नहीं। डॉक्टर को काम करना था, हटाओ। और क्या, डॉक्टर को संविदा पर रखा जाता है। नए बच्चों को आप मौका दीजिए, नया बच्चा नया उत्साह से काम करेगा। पुराने लोग तो इतने घिसे पिटे हो जाते कि वो काम करना ही नहीं चाहते। बिहार में तो गजब स्थिति हो गई। तो जैसे सरकार हम क्यों नहीं कर रही है डॉक्टर के लिए कुछ? मतलब डॉक्टर घर पे बैठे हुए हैं इलाज देखिए, होने। जब तक विजन नहीं रहेगा, हाँ। हमारे जो अभी सरकार, वर्तमान सरकार, इसका विजन है ओनली मैक कंस्ट्रक्शन। कंक्रीटों का जंगल तैयार करो। रोड इन्होंने बनाया, बिल्डिंग भी बनाया, स्कूल का भी बिल्डिंग कुछ बनाया, कॉलेज भी इन्होंने बनाए कुछ, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं दिए, प्रोफेसर नहीं दिए, अच्छे डॉक्टर नहीं दिए, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी, जिससे डिलीवरी सिस्टम जीरो हो जा रहा है। मान लीजिए कि आप भी किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी 5 बिल्डिंग बना दे, आपको मूर्ख रखते, क्या वो विकास होता? नहीं। वो बिल्डिंग कम बनावे लेकिन आपकी शिक्षा पर अधिक ध्यान दें। दैट इज द डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या है? हमारा संसाधन सबसे बड़ा क्या है? मानव संसाधन है इस देश का। हम आज वर्ल्ड में सबसे अधिक आबादी वाला देश, चीन को हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस मानव को अगर नहीं तराश पाइएगा, इस मानव को अगर 100% नहीं शिक्षित कर पाइएगा, तो इस राज्य का विकास नहीं, इस देश का विकास असंभव है। मोदी जी बहुत कहते हैं कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, असंभव है। यहाँ तो 2 देश बन रहा है, एक अमीरों का देश बन रहा है, गरीबों का देश बन रहा है। जब गांव में गरीब टोले में जाएंगे तो रोना आएगा। अमीर अंबानी अडानी जैसे 10% ऐसे कॉरपोरेट हैं, वहां जाइएगा तो रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। वहां कुत्ते का पालन होता है, वहां मवेशियों का पालन होता है, उस पर काफी खर्च है, लेकिन मानव का पालन नहीं होता। हम लोग बात कर रहे हैं उसका, हर सेकंड करोड़ों रुपया वो लोग बना रहे हैं, लेकिन गरीब को पूरी जिंदगी 1 करोड़ बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वहां 500 करोड़ एक शादी पर खर्च हो रहा है, लेकिन गरीब 50,000 रुपया अपने शादी पर खर्च नहीं कर पा रहे। किसानों की स्थिति तो और भी अब पुअर है। कभी यह देश जिस समय आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे जीडीपी का 50% योगदान कृषि से हुआ करता। आज स्थिति है कि कृषि का योगदान मात्र 17% रह गया, और मार्जिनल फार्मर में काफ़ी वृद्धि हुई। आबादी बढ़ी, खेतों का बंटवारा हुआ, लोग दूसरे सेक्टर में जाने लगे, सर्विस सेक्टर में जाने लगे, कृषि सेक्टर पुअर सेक्टर के रूप में माना जाने लगा। वहां से बच्चे भी अब कृषि पर काम नहीं करना चाहे, चाय बेचना पसंद करेंगे लेकिन खेती करना पसंद नहीं करेंगे, जिसके कारण अब इसका योगदान भी घटता चला गया। और मार्जिनल फार्मर की जो स्थिति है अभी मजदूरों से भी बदतर हो गई। वो जो 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन उसका है, वो पैर में उसका जंजीर है, बाहर भी जाने नहीं देता है और घुट घुट के मरने के लिए विवश कर देता है। बड़ी नारकीय स्थिति। हमारा तो कहना है कि शिक्षा का बजट 5 गुना इस राज्य और देश में किया जाए, और गरीबों के बच्चे जो 6 से ही शुरू किया जाए, 6 साल मानक उम्र माना जाता है बच्चे से, वहां से लगभग उसको 25 साल तक फ्री एजुकेशन, फ्री लिविंग, फ्री फूडिंग और फ्री एजुकेशन दिया जाए। गरीब के बच्चों को जब तक आप ऊपर नहीं उठाइएगा तब तक ये देश नहीं बनने वाला। मैं तो कहता हूं कि इस देश में न धर्म है न जाति है, इस देश में बस 2 सेक्टर है, एक अमीर है एक गरीब है। अमीर मस्ती कर रहा है, मौज कर रहा है, और गरीब रो रहा है, अपने संसाधन जुटाने में व्यस्त है। और मध्यम वर्गीय इनके टैक्स की चक्की में पिसता जा रहा है। इतने तरह के टैक्स लगा दिए हैं। हाँ, टैक्स इतना भारी टैक्स। एक तेल का देख लीजिए, पेट्रोल का 33 रुपये का तेल है, 37 रुपया उस पर बिहार सरकार टैक्स लेती है, और 31 रुपया भारत सरकार लेती है, और 6 रुपया पेट्रोल पंप वाले को मिलता है।
मैंने 33 रुपया का तेल हमको मिलता है 105 रुपया में। वाह। दूसरे देश जो हमारे यहाँ से तेल आयात करते हैं, भूटान वगैरह, वहाँ हमसे सस्ता तेल वो बेचता है। बिहार से आपको सस्ता आपको मिलेगा यूपी में, बंगाल में, बिहार में भी हैवी टैक्स है। क्यों भाई? तो शराब बंदी का पूर्ति दूसरे टैक्सों से किया जा रहा है। रोड पर चलिएगा तो रोड टैक्स, टोल टैक्स, निगम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स का जाल बना दिया गया। मैंने मिडिल क्लास को या तो लोअर क्लास में चला जाना है या तरफ के मर जाना है। मिडिल क्लास तो और रो रहा है। हाँ, अगर वो शिक्षा दीक्षा बढ़िया से प्राप्त कर लिया, कुछ लोग उसमें आगे निकल गए तो निकल गए, लेकिन कॉमन पीपल बहुत परेशान। थैंक यू सर फॉर धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।